हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, जिसको आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर नंबर 2 की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सारे समीकरण इससे पहले 2 वीडियो में हम लोग समीकरण को संतुलित करते चले आ रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार आज भी हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन हमारा 8वां ये है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम ब्रोमाइड को जब बोरियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराई जाएगी तो पोटेशियम आयोडाइड और बोरियम ब्रोमाइड जाके बनेगा। तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr, के होता है पोटेशियम, Br होता है ब्रोमाइड। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है KBr, और इसमें अभिक्रिया कराई गई बोरियम आयोडाइड की Ba, और ये आयोडाइड है। ठीक है, BaI2। ठीक है, तो बना आपका पोटेशियम आयोडाइड 2Kl और बना बोरियम ब्रोमाइड BaBr। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ इसके 2 लिए गए मॉलिक्यूल्स और यहाँ 2, तो ये एक संतुलित समीकरण माना गया। नेक्स्ट है, जिंक कार्बोनेट को जब अभिक्रिया कराई जाएगी जिंक ऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो जिंक कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं यहाँ, एक ये और एक ये। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ZnCO3, ये भी इसको लिखा जा सकता है। तो मगर अलग अलग रूप में यहाँ आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया गया है। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल 2ZnCO2 के कराए गए, तो ZnO और CO2 मॉलिक्यूल अलग हो गया। जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन को अभिक्रिया कराई गई तो हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। हाइड्रोजन का H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है, तो 2Cl जाके बनता है। ये तो नॉर्मल है, ये आप लोग को जल्दी से आ जाएगा। लास्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम क्लोराइड से जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो मैग्नीशियम आयोडाइड और हाइड्रोजन बनता है। तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम का Mg और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है 2HCl, तो बनता है MgCl2 और H2 मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हम लोग का जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, अपनी बुक में आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैंने आपके पास PDF उसका सेंड करा है, तो वहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो PDF में जाके देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माअवशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है और उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माअवशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसको उदाहरण सहित लिखिए। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है। फिर नीचे है कि जब 6CH12O6, ये एनर्जी का सूत्र होता है, इसको जब अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल अलग निकलते हैं। तो अब ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया क्या है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है। जब उत्पाद बनते हैं तो उसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए FeSO4 को जब Fe2SO3 से अभिक्रिया कराई जब FeSO4 को ऊष्मा के शोषण में गर्म किया जाता है तो Fe2O3 और SO2 और SO3 का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हम लोग पढ़ लिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। अगर आप लोग को चैप्टर 1 में कुछ समझ नहीं आया हो
मतलब एनी डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके।